अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आ रही है मेरी आवाज आपको? जी यस सर सर। आ रही है। इको तो नहीं है? जी सर, आ रही है। एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं हेडफोन लगा लूं। ओके ओके सर। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है अब मेरी? यस सर। हेलो। जी सर, अभी आ रही है। जी सर आ रही है। हेलो। जी सर, आ रही है, आप आवाज़ लोगों आ को रही मेरी है। आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। जी सर, आवाज आ रही है। हेलो। जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा ठीक हो गया, बस ठीक है। चलो, मैं लेट मी ओपन योर आज का जो कोर्स हम लोगों ने कंप्लीट करना था, कौन एक दफ़ा रिवाइज करेगा जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था? एनीवन? किसी को याद नहीं हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सर बस अकाउंटिंग का ही थोड़ा पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या होती है। क्या होती है? सर ये आपने जो बताया था कि एक प्रोसेस होता है सर, जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, फिर उसको उसकी समराइजेशन एनालाइज करते हैं फिर।
ठीक हो गया। हम लोगों ने देखा था कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन हम लोगों ने स्टार्ट की थी। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन। बल्कि मैं इसको स्क्रीन भी ऑन कर लूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने जी, अगर आप लोगों में से किसी ने शायद वो जो मैंने आपको फोल्डर भेजा था, शेयर किया था, वो देखा हो तो उसके अंदर वही चीज़ें जो मैंने क्लास में करवाई थी वो लिखी हुई थी। अब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, यस सर। हाँ ठीक है। वही चीज़ें जो हैं वो नोट्स में लिखी हुई थी। उन्हीं नोट्स को एक्चुअली हम लोगों ने सारे के सारे नोट्स को कवर करना है आज, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली। तो हम लोगों ने बहुत सिंपली स्टार्ट किया था कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल हिस्टोरिकल डेटा फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है। अब उसी से हम लोगों ने बात स्टार्ट की कि प्रेजेंटेशन क्या होती है। प्रेजेंटेशन होती है स्टेटमेंट्स बनाना, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। Whenever someone will ask you कि what is presentation, तो presentation is basically एक set of financial statements बनाना। अच्छा, set of financial statements में क्या आता है? set of financial statements में हमारे पास सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट आती है, जिसे हम लोगों ने नया नाम कहा कि नया नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट आती है, जिसे हम लोगों ने नया नाम कहा, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इक्विटी इक्विटी स्टेटमेंट कहा, जिसका नाम हम जिसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, जिसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जो नया नाम है। और नोट्स टू द अकाउंट। अच्छा, नोट्स टू द अकाउंट्स क्या होते हैं? अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं नोट्स टू द अकाउंट्स में। देखिए, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इसको गवर्न करता है, इसको रेगुलेट करता है, इसके ऊपर जो जो रूल्स प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ठीक है। आई टोल्ड यू पीपल इन क्लास के देयर आर 41 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं? 41 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, जिनमें से कुछ ऑब्सलीट हो चुके और कुछ जो है वो एप्लीकेबल हैं, जिनमें से हम लोग कुछ पढ़ेंगे भी आपके मिड टर्म से पहले पहले। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो फिर आईएफआरएस है। मैंने आपको बताया था देयर वाज चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज आया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को उन्होंने आईएफआरएस का नाम देना शुरू कर दिया। ठीक है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, IAS 1, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो ये कहता है कि जब भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, देखो अब ज़रा ये नामों को याद रखना, द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है द फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फेस होगा उसके ऊपर आपने ओवर ज़्यादा ओवर बर्डन नहीं करना, वो सिंपल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? जो इटसेल्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। मैं जानबूझ के अब ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लैंग्वेज भी बैठना ज़हन में शुरू कर दे। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी सेल्स होती हैं यूके में भी होती हैं, यूरोप में भी होती हैं, यूएस में भी होती हैं। अब यूएस में कितनी ही ज़्यादा स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स में से उसके हर स्टेट में 10 स्टोर्स हैं, हर स्टोर पे सेल्स होती है उसकी। तो अब क्या करोगे आप? जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे होगे, सेल्स रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट में आता है। ठीक है। तो अब जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होगे तो आप क्या करोगे? आप ये नहीं करोगे कि आप जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो सेल्स फ्रॉम से कैलिफोर्निया, सेल्स फ्रॉम लंदन, सेल्स फ्रॉम से जो है कोस्टारिका, सेल्स फ्रॉम क्रोएशिया, ये सारी सेल्स आप जो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो उसमें लिखो, सामने लिखो, और फिर उन्हें ऐड करो और नीचे को जी टोटल सेल्स, और उसमें से बाकी माइनस करो चीज़ें। नहीं, आप सेल्स की सिर्फ एक फिगर लिखेंगे, ओनली वन कंसोलिडेटेड फिगर। कंसोलिडेटेड मींस टोटल हुई हुई फिगर आप लिखेंगे सामने सेल्स में। और अल्टीमेटली उसका फिर क्या होगा? उसका जो अच्छा, अब डिटेल भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का गोल ये होता है कि यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। तो उनको
पता होना चाहिए कहाँ से कितनी कितनी सेल्स हुई हैं। तो देन व्हाट यू डू एक्चुअली, आप फिर क्या करते हैं इस सिचुएशन में, आप नोट्स बनाते हैं। इन चारों स्टेटमेंट्स जब आप स्टेट कर देंगे, इसके एंड पे नोट्स होंगे जिसमें आप जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो वहाँ पे दे देंगे कि भाई सेल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी या सेल्स की कहाँ से कितनी कितनी सेल्स हुई, आप वहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, किसी को कोई इशू हुआ तो काइंडली साथ साथ पूछते जाइएगा। आप लोगों ने चुप करके नहीं बैठना, बिकॉज इट शुड बी इंटरेक्टिव सेशन। ठीक है। अच्छा, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 ही हैं: एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है। एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ये 5 ही एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके आपकी सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। इसके अलावा छठा एलिमेंट कोई नहीं है। देयर इज नो सिक्स्थ एलिमेंट जिससे मिलके आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। यानी कि जब आप इवन आप बेसिक काम भी कर रहे होंगे, जब आप बुक कीपिंग का भी काम कर रहे होंगे, तो आपको जब डेबिट क्रेडिट किसी भी एंट्री में देख के, ट्रांजैक्शन में देख के आपको डेबिट क्रेडिट करना है, तो वो डेबिट और क्रेडिट ये 5 ही चीज़ों के हवाले से होगा, छठी चीज़ नहीं होगी बीच में। ठीक है। तो एसेट्स को डिफाइन करते हैं जो जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अच्छा, अब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है क्या, इसकी भी हम लोग थोड़ी सी आइडिया ले लेते हैं। आई टोल्ड यू पीपल के देर आर 41 IAS, जिसमें से बहुत सारे ऑब्सोलीट हो चुके, एंड देर आर है 16 IFRS जो इशू हो चुके हैं, और जो इसके साथ एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। 41 वो हो गए जिसमें से ऑब्सोलीट भी हो चुके, एक 16 IFRS है और एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में बेसिकली ये जो जनरल चीज़ों को डिस्कशन होती है, जैसे कि एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस को कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में डिफाइन किया जाता है। ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहता है कि एसेट क्या है, एसेट को क्या डिफाइन करता है। अगेन, एसेट की डेफिनेशन क्या होता है। एसेट, अगर मैं आपसे पूछूं, कोई कहता है सर एसेट इज कैश, एसेट इज ब्ला, एसेट इज से कार, एसेट इज प्लांट। ठीक है, ये सारी टाइप्स ऑफ एसेट्स है। ठीक है, ये सारी टाइप्स ऑफ एसेट है। एसेट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो फ्रेमवर्क है, जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ये 2018 से पहले का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। 2018 में थोड़ी सी उन्होंने एसेट की डेफिनेशन को अमेंड किया था। ठीक है। तो एसेट की जो डेफिनेशन वो देते हैं 2018 से पहले की, वो कहते हैं इट इज़ अ रिसोर्स। ये एक रिसोर्स है कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय एंटिटी फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल इनफ्लो। तो 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक, ये एक रिसोर्स है। दूसरी, ये कंट्रोल्ड बाय एंटिटी है। कंट्रोल्ड और ओन्ड, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे काफ़ी ज़्यादा लेटर ऑन जब हम लोगों का और कोर्स स्टार्ट होगा। और इसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो आज के बाद जब भी किसी ने आपसे पूछा एसेट क्या है, तो यू विल नॉट से दिस इज कैश, दिस इज दिस। नो, asset is a resource controlled by entity from which future economic benefit will inflow. Simple, इससे आगे और चीज नहीं है। ठीक है। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी है इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ये आज की ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर फ्रॉम पास्ट इवेंट, जो कि पुराना इवेंट हुआ था उसके नतीजे में आज की ऑब्लिगेशन है, और जिसको जब सेटल करेंगे, टू सेटल इट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल आउटफ्लो फ्रॉम द एंटिटी। जब इसको सेटल करेंगे तो एंटिटी से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल आउटफ्लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जब भी आपने लायबिलिटी को सेटल करना होगा, तो या तो कैश दोगे या कोई एसेट बेच दोगे या कुछ भी होगा, तो आपके जो बेनिफिट है वो आउटफ्लो करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। थर्ड, इक्विटी को क्या डिफाइन करता है? कहता है रेजिडुअल इक्विटी इज रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर in the assets of the company after settling all the liabilities. अब मुझे जरा बताओ, मुझे वाकई नहीं अभी याद रहा, did I explain you equity in the class through accounting equation? No, sir. ठीक है, मैं इस इक्विटी ये वाली डेफिनेशन को जरा सारे 5 दफा पढ़ो खुद से। ये क्या लिखा हुआ है?
रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर सेटलिंग ऑल द लायबिलिटीज। जरा इसको एक दफा गौर से देखो, फिर मैं उसकी वर्ड ओपन करता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है किसी को, क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन? यस सर। assets equal to liability plus owner's equity. ठीक है, assets is equals to liability plus owner equity। मैं सिर्फ इसको इक्विटी लिख देता हूँ, ठीक है। सर मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है कि एसेट्स को हम इस साइड ले आएंगे ना? मैं नहीं बताता सॉरी, हूँ, लायबिलिटीज को। मैं बताता हूँ। अच्छा, ये आगे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। इसका मतलब क्या है? ये आपको क्या बता रही है? ये आपको ये बता रही है कि लेट्स सपोज कंपनी को पैसों की जरूरत है, ठीक है। कंपनी को पैसों की जरूरत है तो या तो कंपनी से लायबिलिटी से पैसा जनरेट करेगी, या कंपनी जो है वो इक्विटी से पैसा जमा करेगी, और ये दोनों जो है ये क्या बन जाएंगे? दैट इज योर एसेट्स। इन सिंपल फॉर्म, इन वेरी सिंपल फॉर्म क्या होगा? कंपनी को पैसों की जरूरत है तो कंपनी या तो लायबिलिटी से पैसा जनरेट करेगी या इक्विटी के थ्रू करेगी। अच्छा, लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आज की ऑब्लिगेशन है, आपने अल्टीमेटली फ्यूचर में पे करनी है। इक्विटी क्या है? इक्विटी ओनरशिप आप दे देते हैं लोगों को, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास, अच्छा, अब इक्विटी से पैसे आएंगे या लायबिलिटी से पैसे आएंगे, जैसे भी आएंगे तो उसके आप क्या करेंगे? उसके आप एसेट खरीदेंगे, ठीक है। ये दो साइड्स जो हैं, दीज आर सोर्सेज, ठीक है। मैं बल्कि यहाँ लिखता हूं, ये जो दो साइडें हैं ये हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये पैसा आएगा कहाँ? कंपनी को। और ये क्या साइड है? ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज ऑफ एंटिटी, अभी डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो होता क्या है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को यूज करके कंपनी रिसोर्सेज बनाती है। रिसोर्सेज ऑफ एंटिटी का क्या मतलब है? कंपनी विल बी यूजिंग देम टू जनरेट, आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? जी सर। यस सर। ठीक है, टू जनरेट इनकम, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को यूज करके कंपनी जो है वो एसेट्स बनाएगी। एसेट्स क्या है? रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी, और वो रिसोर्सेज ऑफ एसेट्स को यूज करके फिर कंपनी इनकम जनरेट करेगी, इन सिंपल। अब क्या हो रहा है? अब देखो, फॉर एग्जांपल कंपनी ने 100 रुपीज इक्विटी से लिया, कंपनी ने 100 रुपीज लायबिलिटी से जनरेट किया, तो कंपनी के पास 200 रुपए के एसेट आगे, 200 रुपए का कैश पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल। अब कंपनी क्या करेगी? ओवर द पीरियड प्रॉफिट्स होंगे और चीज़ें इंक्रीज होंगी, होती होती अच्छा हो गया जो भी होना था। अब कंपनी ने क्या किया? कंपनी कहती है अच्छा यार, मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी लायबिलिटी सारी सेटल ऑफ कर देती हूँ। अच्छा, जब वो अपनी लायबिलिटी सेटल ऑफ करेगा तो -100 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी -100 आ जाएगा। आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन की हुई है, ठीक है जी। जब ये -100 आ जाएगा तो बाकी फिर आपके पास क्या रह जाएगा? बाकी आपके पास एसेट्स में 100 रह गया, और वो एसेट्स में जो 100 रह गया वो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है? वो इक्विटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब आप अपनी सारी लायबिलिटीज को सेटल डाउन कर देते हैं तो जो भी आपके एसेट में बचा कुचा रह जाता है वो इक्विटी होती है। यही इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। द रेजिडुअल इंटरेस्ट, जो बचा कुचा रह गया, ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर का, इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर सेटलिंग ऑल द लायबिलिटीज। तो इक्विटी क्या है कि जब भी एसेट्स में जो बचा कुचा रह गया आफ्टर सेटलिंग ऑल द लायबिलिटीज, वो आपकी इक्विटी है। लेकिन जब इसको डिफाइन करना है तो डिफाइन ऐसे ही करना है कि रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द एसेट ऑफ द कंपनी आफ्टर सेटलिंग ऑल द लायबिलिटीज। अगेन ये डेफिनेशन मेरी नहीं है, ये डेफिनेशन किसी ऑथर की नहीं है, ये डेफिनेशन है स्टैंडर्ड्स की, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की।
चौथा हमारे पास आ गया जो एलिमेंट है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू है ग्रॉस इनफ्लोज टू द कंपनी फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। ग्रॉस इनफ्लो, जो भी इनफ्लो आ रहा है कंपनी के पास, जो कंपनी एक्टिविटीज कर रही है। अच्छा, कंपनीज एक्टिविटी कौन सी कर रही है? वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी हो सकती है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी हो सकती है। जो इनफ्लो आ रहा है वो रेवेन्यू है। अच्छा, वो इनफ्लो क्या करेगा? जो रेवेन्यू वो आ रहा है वो इंक्रीज इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी होगा या डिक्रीज इन द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी होगा? क्या होगा? जो इनफ्लो आ रहा है वो क्या करेगा? वो या तो इंक्रीज करेगा आपके एसेट्स को या डिक्रीज करेगा आपकी लायबिलिटीज को। और उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा रिजल्टिंग इन द इक्विटी, इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन कंट्रीब्यूशन बाय द शेयर होल्डर्स। और उससे क्या होगा? उससे आपकी अल्टीमेटली इक्विटी इंक्रीज होगी। इक्विटी इंक्रीज कैसे होगी? शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो रेवेन्यू होगा जो कि आपकी इक्विटी इंक्रीज कर रहा होगा। तो रेवेन्यू के लिए तीन चीजें आ गई। एक, वो ग्रॉस इनफ्लो है टू द कंपनी ड्यू टू कंपनी एक्टिविटीज, और उसकी वजह से हो क्या रहा है? या एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं या लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं। और उसका नतीजा क्या निकल रहा है? उसका नतीजा ये निकल रहा है कि इक्विटी इंक्रीज होगी, मस्ट होगी, अदर देन कंट्रीब्यूशन बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के कंट्रीब्यूशन के बगैर, शेयर होल्डर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे लेकिन स्टिल आपकी जो है वो इक्विटी इंक्रीज होगी। ठीक है जी, ये तो आ गया रेवेन्यू। और एक्सपेंसेस के आगे, एक्सपेंसेस इसी तरह ग्रॉस आउटफ्लो फ्रॉम द एंटिटी ड्यू टू द एंटिटीज एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। और इसके साथ आप उसी तरह वही लगा सकते हैं कि इट विल डिक्रीज द एसेट्स ऑफ द कंपनी और इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। ऑपोजिट है इसका। यहाँ से अगर हम लोग इसी वाले को इसके साथ मिला के पढ़ें तो इट विल डिक्रीज द एसेट्स ऑफ द कंपनी और increase the liability of the company, resulting in decrease in the equity other than the contribution by the other than the contribution तो नहीं होगा, other than withdrawal by the shareholders होगा। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं वो 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट भी डिफाइन हो गए। अब हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो अभी हम लोगों ने 5 एलिमेंट्स पढ़े हैं, मैं कह रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती ही इन्हीं 5 को लेके, आपकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो ये जो 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनका रिलेशनशिप कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या है, हमें पता होना चाहिए। जब भी कोई कहे कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए 5 ही कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और 5 ही एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट जिसे हम लोग कहते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से 2 एलिमेंट यूज होते हैं? इसमें रेवेन्यू यूज होता है और एक्सपेंसेस यूज होते हैं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रेवेन्यूज को ले आएंगे और एक्सपेंसेस को ले आएंगे, इन दोनों को आपस में मैच कर देंगे। ठीक है, अगर रेवेन्यूज जो हैं वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा होंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा, अगर रेवेन्यूज जो हैं वो एक्सपेंसेस से कम होंगे तो आप लॉस में जाएंगे, कंपनी लॉस में जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या कौन सी बनती है? उसके बाद बनती है स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। सबसे पहले बनती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनती है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में क्या क्या आएगा? आपके ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे, किसके? इक्विटी के। इक्विटी के ओपनिंग बैलेंस आएंगे। आपका अगर प्रॉफिट होगा तो उसे आप ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस में, अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसका मतलब है जब भी आपने इक्विटी स्टेटमेंट बनानी है तो इक्विटी स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ आपकी इक्विटी आएगी। तीसरे नंबर पे आपका बनेगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट। ये कैसे बनेगा? आप ये जो ऊपर से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी था वो तो आप ले आएंगे ऊपर से ही, साथ में आपके जितने भी एसेट्स होंगे एंड लायबिलिटीज होंगी उनको डील करके तो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन जाएगी। तो ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं इनमें आपके 5 के 5 एलिमेंट्स यूज हो जाते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनती है ये फिर टोटली जो आपकी कैश से बनती है, कितना कैश आ रहा है कितना जा रहा है, तो वो टोटली जो है आपका वो टोटली जो है आपका कैश है। तो कैश बेसिकली आपका एसेट होता है, तो एसेट से मिलके वो आपका जो है बन जाएगी। ठीक है, अभी तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो।
ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो होती, उनका पर्पस क्या क्या होता है, ठीक है, हाउ वी कैन डिफाइन, अगेन दीज आर द थिंग्स व्हिच यू शुड हैव बीन डूइंग इट इन द वेरी बिगिनिंग, जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको करके आनी चाहिए थी, करके आए होगे, सिर्फ हम लोग इसको आपको रिवाइज थोड़ा सा करवा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पस क्या होता है। सबसे पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट। ये परफॉर्मेंस शो करती है एंटिटी की, ठीक है। पर्पस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज इट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अगर लॉस आ रहा है तो इट इज अ बैड परफॉर्मेंस, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो इट इज अ गुड परफॉर्मेंस, कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड, ठीक है। और ये एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनती है, ठीक है। दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड। तो जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे या इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा होता है इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड। ये किसी एक टाइम पीरियड के लिए होती है, या एक महीने के लिए होगी, या ये 3 महीने के लिए बनाते हैं, या 6 महीने के लिए होगी, या एक पूरे साल के लिए होगी। मतलब क्या है कि आप पूरे साल की परफॉर्मेंस नोट कर रहे हैं कि हाउ कंपनी परफॉर्म्ड इन लास्ट होल ईयर। इसके ऊपर जो हम लोग लिखते हैं जब इसको कर रहे होते हैं तो इनकम स्टेटमेंट, कंपनी का नाम आता है, इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ गई, और उसके बाद उसके नीचे आप लिखते हैं फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2021। फॉर एग्जांपल अगर आप 2021 की बननी है, दिसंबर 2021 की इनकम स्टेटमेंट बननी है, तो वो हम लोग फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2021 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, इसका पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। मूवमेंट, इंक्रीज और डिक्रीज इन द इक्विटी, जितने भी इक्विटी में इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा है वो मूवमेंट को रिकॉर्ड करना, और ये भी एक पीरियड के लिए होती है, फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड। यानी इसके ऊपर भी लिखा होगा फॉर द पीरियड एंडेड, और ये क्या होगा, ये हर लाइक फॉर एग्जांपल आज है 31 दिसंबर 2021 और सुबह है 1 जनवरी 2022, तो आपकी ये चेंज नहीं होती ओवर वन डे और 2 डे, ये पूरे एक महीने या 3 महीने जिसे क्वार्टर कहते हैं, या 6 महीने जिसे हम लोग सेमी एनुअली कहते हैं, या पूरा साल, तो ये उसकी परफॉर्मेंस शो करती है, ठीक है। परफॉर्मेंस नहीं, सॉरी, इक्विटी में अप डाउन शो करती है, आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है वो परफॉर्मेंस शो करती है। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, या जिसे हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट, ये क्या शो करती है, ये शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी शो करती है, वाइल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी शो करती है, और ये एज ऑन डेट होती है, ये 1 मिनट की भी होती है। दिस इज फॉर 1 मिनट, फॉर दिस मिनट योर बैलेंस शीट इज समथिंग एल्स, नेक्स्ट मिनट कैश आया कैश गया, आपकी बैलेंस शीट चेंज हो गई, ठीक है। तो इस जब बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं तो इसके ऊपर जो इसकी हेडिंग होती है वो यही होती है, कंपनी का नाम आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ जाएगी, और उसके नीचे लिखा होता है एज ऑन 31 दिसंबर 2020 या 2021। इसके साथ ये नहीं लिखा जाता दिस इज फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर, दिस इज नॉट फॉर होल पीरियड, दिस इज एज स्पेसिफिक फॉर दैट टाइम विच कैन बी चेंज, जो कि चेंज हो सकती है आपकी विद इन नेक्स्ट डे में चेंज आ सकता है उसमें। एंड देन यू हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश इनफ्लोज होंगे और कैश आउटफ्लोज होंगे, ठीक है जी। फॉर्म ऑफ द बिजनेस ये आपने खुद पढ़नी है, इसको मैं नहीं डिटेल में जा रहा क्योंकि ये आप लोगों ने खुद से कवर करना है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी अनाउंसमेंट सुन लीजिएगा। अनाउंसमेंट ये है कि हम लोगों का जो आपके बेसिकली 7 लेक्चर्स होते हैं, 7 नहीं 14 लेक्चर्स कह लो, मिड से पहले होते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, बल्कि चलो ठीक है वो तभी करेंगे, हाँ उसको तभी लेके जाएंगे बस, ठीक है। तो आप लोगों ने बस, नहीं मैं नहीं अनाउंस कर रहा, वो हम लोग क्लास में ही डिस्कस करेंगे। तो फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये आप लोगों ने खुद से देखना है कंपनी, क्योंकि ये आप लोगों को पढ़ना चाहिए था, कब आप लोगों को पढ़ना चाहिए था प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो यहाँ पे दे दिया, उसकी रिवीजन करनी हुई तो कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब आते हैं जी हम लोग
कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस में जो कि ज़रूरत होगी हमें। ये कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन में पहले कॉलम में, और दूसरे कॉलम में हमारे कुछ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हम लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे तो वी ऑफन यूज, तो उस पर भी हम लोग वो बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस पे, जो कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में भी है, जिसकी बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारे पास आता है एक्रूअल्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक्रूअल्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? एक्रूअल्स, हमारे पास दो किस्म की दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, एक एक्रूअल्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, एक्रूअल्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? सुन रहे हो ना? सोए हुए हो कि जाग रहे हो? जाग रहे हैं। सर सुन रहे हैं। सर जाग रहे हैं। ठीक है, सर जाग रहे हैं। एक्रूअल्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? एक्रूअल्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है कि द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, या रेवेन्यू और एक्सपेंसेस should be recorded when these are earned or incurred rather than cash is received or paid। इसको रटा नहीं लगाना, इसको समझना है। ठीक है, एक्रूअल्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है येलो में और इसको भी हाईलाइट किया हुआ है येलो में। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सिर्फ रेवेन्यूज का करना चाहें, एक्रूअल्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ रेवेन्यूज की बात करना चाहे, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे revenues should be recorded when these are earned rather than cash received or paid, or expenses should be recorded when these are incurred rather than cash is paid। ठीक है, सो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है वो रिकॉर्ड कब करने हैं, जब वो अर्न हो जाए या वो इनकर हो जाए। आपने ज़रूरत नहीं है कि आपने वेट करना है कि कब कैश पे होगा या कैश रिसीव होगा। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, द बेस्ट एग्जांपल जब आप अकाउंटिंग प्रीपेमेंट्स करते हैं। ठीक है, जब आप प्रीपेमेंट्स करते हैं या एक्रूअल्स की एंट्री पास करते हैं, तो तब उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल वो वाली होती है कि आप एक्रूअल्स की एंट्री तब पास करते हैं। अब आई डोंट नो आपको याद है एक्रूअल्स की एंट्री या नहीं, तो बस है वो याद होनी चाहिए। किसी को ज्यादा करना हुआ तो आप खुद से जाके देख लीजिएगा एक्रूअल्स और प्रीपेमेंट्स की एंट्रीज क्या होती है। ठीक है, सो एक्रूअल्स की एंट्री जब आप पास करते हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस जो आप पास करते हैं, वो क्या करते हैं? अभी आपने उसकी बिल तो नहीं पे किया होता, वो एक्सपेंस पे नहीं किया होता, लेकिन आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एक्रूअल्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें क्या कहती है? कहती है रेवेन्यूज को तब रिकॉर्ड कर लेना है जब वो अर्न हो गए। ये नहीं वेट करना कि पैसा आया है या गया है। दिस इज सिंपली when you sell items on credit, जब आप चीज़ें क्रेडिट पे सेल करते हैं तो आपको कैश तो नहीं मिल रहा होता, लेकिन आप उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका रेवेन्यू अर्न हो गया होता है। ठीक है, इसी तरह कोई एक्सपेंस हो जाए तो अभी पे ना हुआ हो, अभी पे नहीं होना, लेकिन आप उसे एज ए लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल परचेजेस जब करते हैं उधार पे, क्रेडिट पे परचेजेस करते हैं, तो यू पास एंट्री परचेजेस डेबिट और क्रेडिट आप कर देते हैं पेएबल्स अकाउंट को। क्यों करते हैं? कैश तो दे ही नहीं रहे। तो इसका मतलब है कैश लेना या देना इज नॉट नेसेसरी। नेसेसरी इज रेवेन्यू को अर्न करना या एक्सपेंसेस इनकर होने, दैट इज नेसेसरी। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जितनी भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं वो एक्रूअल्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। एज ऑपोजिट टू एक्रूअल्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास आती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है कि जब जब भी कैश आएगा और जब भी कैश पे होगा तब हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस वर्ड। ठीक है, वो एप्लीकेबल नहीं होती। ये नीचे वही लिखा हुआ है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड व्हेन कैश रिसीव्ड और पेड। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अकाउंटेंट्स जब भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो अकाउंटेंट्स विल नॉट बी प्रिपेयरिंग दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सम नेचुरल पर्सन। ठीक है, नेचुरल पर्सन आर सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर्स। ठीक है, एक मिनट यार, ये कोई मैसेज आया है। Natural persons are
सेपरेटेड फ्रॉम ओनर्स, ठीक है, वो ओनर से सेपरेटेड हैं। और जो बिजनेस है वो एक आर्टिफिशियल, जैसे मैं भी आपको बात कर रहा हूँ, कंपनी ये करेगी, कंपनी ये करेगी, तो कंपनी कैसे कर सकती है? कंपनी तो एक नेचुरल पर्सन है ही नहीं। तो कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ ने क्रिएट किया है, ठीक है। और जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो कंपनी की बनती हैं, बंदों की नहीं बनती। विल नॉट से हाँ इन्वेस्ट लोगों ने ही किया। लेट्स सपोज मैं और आप सारी क्लास, आप 13-14 लोग हो, आप लोग या 20 लोग हो, हम लोग सारे मिलके एक कंपनी बनाते हैं, बिजनेस करते हैं, और बिजनेस के लिए हम लोग एक कंपनी बना लेते हैं। अब जब कंपनी बनेगी तो कंपनी के नाम पे एसेट्स खरीदे जाएंगे, कंपनी की गाड़ी होगी, कंपनी का प्लॉट होगा, कंपनी की सारी बाकी सारी चीज़ें होंगी। वी कैन नॉट से कि ये असद की है, ये फलाने बंदे की है, ये फलाने बंदे की है। नो, वी कैन नॉट से। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? तो बिजनेस इज सेपरेटेड फ्रॉम ओनर्स। यस, ओनर्स आर देयर, दे ओन दैट बिजनेस, बट जितने भी एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी है, एसेट लायबिलिटी और इक्विटी है, वो कंपनी की है, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कहती है? कंसिस्टेंसी कहती है वाइल रिपोर्टिंग। ये क्यों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? क्योंकि ये आपके फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आते हैं। इनकी बेसिस के ऊपर आपकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, ठीक है। तो ये आने चाहिए। कंसिस्टेंसी क्या है? वाइल रिपोर्टिंग, preparing and presenting financial statements, the methods, assumptions and policies should be consistently used, rather using altering the methods and policies. इसका मतलब ये है कि अगर आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो एक साल, इस साल में 2020 जो पिछला साल गुजरा, आपने एक कोई सा मेथड फॉलो किया टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने फाइफो यूज किया, फाइफो तो पढ़ा ही हुआ है आप लोगों ने, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज किया टू एवेल्युएट या टू वैल्यू द क्लोजिंग इन्वेंटरी, ठीक है। अब 2021 में भी आपने फाइफो यूज करना है, 2022 में भी आपने फाइफो यूज करना है, 2023 में भी आपने फाइफो ही यूज करना है। कंसिस्टेंटली यूज करना है वो मेथड जो आप प्रीवियसली यूज कर रहे हो। उसका मकसद क्या है? उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है, आज आपके पास आप एक मेथड यूज कर रहे हैं, अगले साल आप दूसरा मेथड यूज करेंगे, तो जो जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन्हें समझ नहीं आएगी यार ये कर क्या रहे हैं। हाँ, देर आर सम स्पेसिफिक रीजंस जब कहा जाता है कि यस यू कैन चेंज द मेथड, लेकिन वो स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, दे आर नॉट जनरल रीजंस। फोर्थ कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया हिस्टोरिकल कॉस्ट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब भी बनती हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेसिस पे बनती हैं, मार्केट डेटा की बेस पे नहीं बनती। जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जब हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे तो वो मार्केट डेटा की बेस पे बनती हैं। जैसा कि इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसमें जो एसेट लिखते हैं, वो उसमें जो एसेट लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो एसेट लिखेंगे, वो ये नहीं लिखेंगे कि आज एसेट कितने का, जाओ मार्केट से रेट लगा के आओ, नहीं, वो जितने का खरीदा होगा उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करके हम लोग उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेसिस पे बननी है, वो करंट या मार्केट कॉस्ट की बेसिस पे नहीं बनती, जो सिंगल एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या होता है कि आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, आप नोट्स उसके साथ बनाएं और ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्लोज करें, उसके हवाले से कोई भी हिडन चीज नहीं हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या है? गोइंग कंसर्न कहता है कि जब भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न का, ठीक है। कहता है जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी तो ये अजम्पशन होगी कि कंपनी ना तो क्लोज हो रही है कमिंग ईयर में, और ना ही कंपनी को नीड है टू बी क्लोज डाउन। और इसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन ये होती है कि आपने अक्सर देखा होगा जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं,
जब बनाई थी आपने पिछले 2 कोर्सेज में, तो आपने देखा होगा कि आपके कुछ ओपनिंग बैलेंस होते हैं, कुछ क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस होते हैं, क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस को जब आप क्लोजिंग बैलेंस करते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि उसे नेक्स्ट पीरियड में ओपन करना है। ओपन क्यों करना है भाई? एजम्पशन ही ये है कि नेक्स्ट पीरियड में हमारा बिजनेस चल रहा होगा। अगर आपको पता है कि आपके अगले साल में, मतलब 2020 31 दिसंबर 2020 में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी, और आपको पता है कि 2021 में हमारी कंपनी नहीं रहनी, बंद हो जानी है, तो फिर गोइंग कंसर्न बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनती। फिर आपको जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ब्रेकअप बेसिस पे बनानी पड़ती हैं। ब्रेकअप बेसिस का क्या मतलब है कि अगले साल में हमारी कंपनी विल बी नो मोर, देयर विल बी नो मोर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस, तो वो और तरह से बनती है। तो जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं उनके पीछे गोइंग कंसर्न की एजम्पशन होती है। तो गोइंग कंसर्न क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द गोइंग कंसर्न बेसिस. Going concern basis is the assumption that management has no intentions to close down the business, neither they are in need to close down the business. ठीक है। और एटलीस्ट, अच्छा सवाल ये है कि वो जो एजम्पशन है कि कितनी देर के लिए वो हमारी कंपनी गोइंग कंसर्न है, तो वो एटलीस्ट फॉर 12 मंथ्स, फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स आपकी जो कंपनी है वो होनी चाहिए गोइंग कंसर्न। यानी यू डोंट हैव इंटेंशन टू क्लोज डाउन द बिजनेस और यू डोंट हैव नीड टू क्लोज डाउन द बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। इस बेसिस पे अगर ये है फिर गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेगी, अदरवाइज ब्रेकअप बेसिस पे बनती है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया मैचिंग प्रिंसिपल। सर जी बोले। सर ये गोइंग कंसर्न मतलब हम इस बेस पे आइडिया नहीं लगा सकते क्लोजिंग बैलेंस पे? ये चीज थोड़ी कंफ्यूज कर गया। आइडिया कुछ नहीं लगाना आपने, आइडिया आपने कुछ नहीं लगाना। ये सिर्फ ये कह रहा है कि जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी बनानी है तो यही ज़हन में रख के बनाना है कि हमारी कंपनी बंद नहीं होने वाली, ठीक है, हमारी कंपनी चलेगी। तो जब ये ज़हन में रखोगे, जब ये पता है, अच्छा ये कौन बताएगा? ये डायरेक्टर्स बताएंगे, ये अकाउंटेंट्स को नहीं पता होता कि हमारी कंपनी अगले 12 महीने चलेगी भी कि नहीं। ये डायरेक्टर्स बताते हैं यस वी आर इनफ बिजनेस, वी आर इनफ कंपनी जो कि बस चल रही है। और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऐसा नहीं होता कि कंपनी जो है, आपको पता हो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना रहे हैं कंपनी की और आपको पता हो अगले 2 महीने बाद कंपनी रहनी नहीं, ठीक है। कंपनीज फॉर अनफोर्सिएबल फ्यूचर, वो अनफोर्सिएबल फ्यूचर के लिए होती है। तो ये जहन में रख के, ये जो क्लोजिंग बैलेंस वाला आपके जहन में कंफ्यूजन आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोजिंग बैलेंस को देख के आपने कहना है गोइंग कंसर्न है, नहीं। अगर आपकी कंपनी गोइंग कंसर्न होगी तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, क्योंकि गोइंग कंसर्न है, अगले 12 महीने में उसने चलना है, तो आप क्लोजिंग बैलेंस लेके जाके उसे अगले महीने में ओपन करोगे ना। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आपको, खुदा ना खास्ता इस तरह बताता हूँ, खुदा ना खास्ता अगर आपको पता हो, आज रात को आपको पता हो कि आपने सुबह नहीं उठना, आपने मर जाना है, तो आप क्या अलार्म लगाओगे? नहीं लगाओगे ना, क्योंकि आपको पता है आपने मर जाना है, रात में मर जाना, खत्म हो जाना, तो अलार्म नहीं लगाओगे। अलार्म आप किस बेसिस पे लगाते हो? इस होप पे लगाते हो कि आपने सुबह उठना है। पता बहरहाल किसी को भी नहीं है हमने उठना है कि नहीं, ठीक है, लेकिन आपकी जो कंडीशंस हैं, आपकी बॉडी की कंडीशंस हैं, उस हिसाब से आपको पता है मैंने उठ जाना है सुबह, तो आपने अलार्म लगाया होता है कि सुबह क्लास लेनी है, परसों ये करना है, 2 दिन बाद ये करना है, आपने सारा प्लान किया हुआ है, राइट। इसी तरह कंपनी को पता नहीं होता कि कंपनी ने कब बंद हो जाना है। हाँ, डायरेक्टर्स को आइडिया होता है चीज़ों का, जैसे हमें अपनी बॉडी में पता है बीमारी कौन सी है, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ों का आइडिया है हमें। इन बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ हमने सुबह उठना है कि नहीं, बाकी तो अल्लाह ताला को पता है कि उठेंगे कि नहीं। उस बेसिस पे, उस होप पे हम लोग अलार्म लगाते हैं, क्योंकि वी आर ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। इसी तरह कंपनी की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं तो दे एज्यूम कि वी आर गोइंग कंसर्न, और वो अजम्पशन किन बेसिस पे आती है? वो डायरेक्टर्स को पता होगा कि उनके अच्छे एसेट्स हैं, उनके लायबिलिटी ज़्यादा नहीं है, उनके एक्सपेंस ज़्यादा नहीं है, रेवेन्यूज आ रहे हैं, तो यस वी आर गोइंग कंसर्न, और गोइंग कंसर्न की बेसिस पे फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। और गोइंग कंसर्न का जो असेस करना है, जो असेसमेंट पीरियड है हम लोगों का, तो चलो जैसे मैंने लाइवली एग्जांपल दी कि हम लोगों का तो असेसमेंट पीरियड ये नहीं है ना कि 12 मंथ तक हम लोग, अगर ठीक है हमें पता है कि 12 मंथ तक हमें कुछ नहीं होना तो फिर अलार्म लगाएंगे, नहीं। हम लोग सिर्फ सुबह का देखते हैं कि हाँ सुबह तक हम लोग ठीक है, उठेंगे तो हम लोग अलार्म लगा देते हैं। लेकिन बाकियों के लिए जो कंपनी के केसेस में एटलीस्ट 12 मंथ तक
डायरेक्टर्स को उसको देखना है कि वो कंपनी विल बी, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम लोग 12 महीने कंपनी को चला सकेंगे। अगर रिसोर्सेज हैं तो फिर गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर नहीं है तो फिर गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनेगी। ठीक है जी, समझ आई आपको? जी सर। जी सर। आगे आ गया मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल, अच्छा ये अगेन दोबारा बोलता हूँ, ये सारी चीजें क्या है, ये वो चीजें हैं जिसकी बेसिस पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। अच्छा हम लोग इनको ज्यादा देखते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं रखते। अच्छा ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आती है। देखो कौन कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि किसने बताया कि कैश की बेसिस पे नहीं आपने रिकॉर्डिंग करनी, आपने रिकॉर्डिंग करनी है जब रेवेन्यू अर्न हो जाएगा या एक्सपेंसेस इनकर हो जाएंगे। ये किसने बताया? तो आप मेरा मुंह देख, नहीं जी हमें तो टीचर ने बताया था। भाई टीचर कौन है? टीचर कोई अम्मा अब्बा तो नहीं है ना अकाउंटिंग का। तो ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने बताया, ये वो रूल्स है, ये वो कॉन्सेप्शंस हैं, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी बेसिस पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाने का अपना एक तरीका है ही है, लेकिन उसकी बेसिस के बैक एंड पे ये सारी चीजें पड़ी होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो जो ज्यादातर लोग हैं क्लासेस में, जो भी जिन जिन का जो जो रिलीजन होता है, हम लोग जब रिलीजन को फॉलो करते हैं तो रिलीजन को फॉलो करके, फॉर एग्जांपल मुस्लिम जो हैं वो रिलीजन को फॉलो करके नमाज पढ़ते हैं। भाई नमाज आप क्यों पढ़ रहे हो? उसके बैक एंड पे है कि आप मुस्लिम हो, आप मुसलमान घर में पैदा हुए हो, आप मुस्लिम हो। ठीक है, इसलिए आप नमाज पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनने का एक तरीका है, जैसे कि नमाज का एक तरीका है, जैसे कि हर रिलीजन की अपनी अपनी इबादत का एक तरीका है। लेकिन उसके बैक एंड पे उस कुछ 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 वैल्यूज है उनके घर की, कुछ वो जो जो भी रिलीजन है वो रिलीजन है उसके बैक एंड पे। इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम लोगों ने बनानी है वो तो उसका इट सेल्फ एक तरीकाकार है जो हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके बैक एंड पे कुछ चीजें हैं, कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसकी बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है कि जब भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो आपने सिर्फ क्या करना है, अगर आप 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो रेवेन्यू भी 2020 का आना चाहिए और एक्सपेंसेस भी 2020 के आने चाहिए। ये ना हो कि एक्सपेंसेस आप 2019 के ला रहे हो और रेवेन्यू 2020 का ला रहे हो। अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको तो ये तो सर हमें पता था, ये तो कॉन्सेप्ट, ये तो नॉर्मल कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। भाई ये किसने बताया था? ये मैचिंग प्रिंसिपल ने बताया था। और ये कहाँ पे मिला? ये आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में मिलेगा। ठीक है जी। उसके नेक्स्ट हमारे पास आ गया मटेरियलिटी। वो कहता है व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनी ओमिशन, यानी कोई चीज भी अगर आपने ओमिट कर दी या मिस स्टेट कर दी, गलत लिख दिया, कैन बी मटेरियल इफ इट अलर्ट्स द डिसीजन ऑफ इट्स यूजर्स, अलर्ट्स नहीं, ऑल्टर्स द डिसीजन ऑफ इट्स यूजर्स। ये क्या है? ये मटेरियलिटी बड़ी मजे का कॉन्सेप्ट है। वो कहता है नॉर्मली हम लोग मटेरियल कहते हैं ना, मटेरियलिटी, यार ये मटेरियल आइटम है। मटेरियल आइटम का मतलब है बड़ी आइटम है, बहुत बड़ी आइटम है ये, इसकी अमाउंट बहुत हैवी है। ठीक है, तो वो कहता है ठीक है जो बड़ी अमाउंट्स हैं, लेट्स सपोज मैं दो अमाउंट्स यहाँ पे लिखता हूँ, एक है 1000, एक है 1 मिलियन। तो डेफिनेटली दिस 1 मिलियन इज मटेरियल, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस 1000, क्योंकि बड़ी हैवी अमाउंट है। ये तो है मटेरियल नॉर्मल वर्ड्स में, लेकिन वो कहता है कोई चीज भी मटेरियल हो सकती है, कुछ भी मटेरियल हो सकता है। वो कौन सी कोई चीज भी मटेरियल हो सकती है अगर आपने गलती से उसे ओमिट कर दिया, ठीक है, या मिस स्टेट कर दिया, ओमिट कर दिया या मिस स्टेट कर दिया, जिसकी वजह से जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका डिसीजन चेंज हो गया। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इसकी मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल लेता हूं कि आपने गलती से, ये प्रॉफिट थे कंपनी के, ठीक है, ये 1 मिलियन जो था वो प्रॉफिट था। अब जीरो इज जीरो, जीरो को हम कुछ समझते ही नहीं, आपने गलती से इस साइड पे जीरो लगा दिया। अब क्या हुआ? ये प्रॉफिट तो इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए। अच्छा ये प्रॉफिट इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए, या चलो हम लोग इसको यूं करते हैं, ये लाख की अमाउंट थी, आपने गलती से यहाँ पे जीरो लगा दिया। अब जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी में, इन्वेस्टर है, तो यार 10 लाख का प्रॉफिट आया कंपनी का और हमें कुछ भी नहीं दे रहे।
ठीक है, ये कंपनी के शेयर्स बेच दो, फायदा ही कोई नहीं है भाई। इस कंपनी का 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, हमें डिविडेंड दे नहीं रहे। हुआ क्या, गलती से ये जीरो डल गया था, है उसके लाख के प्रॉफिट से, जिसमें से 50,000 उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब 50,000 लाख का अगर 50,000 देखें तो 50% बनता है, लेकिन 10 लाख का 50,000 देखें तो वो कुछ भी नहीं बनता, वो मेरे ख्याल से 5% बनता है। ठीक है, तो एनीथिंग विल बी मटेरियल, जो कि अगर गलती हुई, मिसस्टेटमेंट होगी या ओमिट हो गया जिसकी वजह से यूजर्स का डिसीजन चेंज हो गया, तो दैट विल बी मटेरियल। फिर जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टेबल मॉनेटरी यूनिट। स्टेबल मॉनेटरी यूनिट क्या है कि आजकल देखो डॉलर ऊपर नीचे जा रहा है, कभी 170, आजकल 170 का हो गया डॉलर, ठीक है, या 130 का पीछे चला गया, तो इस तरह अप डाउन होता रहता है। तो हम लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो हम लोग ये नहीं देखते कि मार्केट में एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, उसकी बेसिस पे हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो जो अकाउंटेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक एज्यूम करते हैं कि एक स्टेबल, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर एक्सचेंज रेट इज स्टेबल। इसके ऊपर फिर एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि इसकी फ्लक्चुएशंस को कैसे डील करना है, लेकिन व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक स्टेबल मॉनेटरी जो है वो यूनिट है, कोई अप डाउन नहीं हो रही। ठीक है जी, ये तो आगे हमारे कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोगों ने बनानी तो है, क्वांटिटेटिवली वो साउंड होनी चाहिए। क्वांटिटेटिवली साउंड का क्या मतलब है कि सेल्स, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, वो सारे ठीक आने चाहिए। क्वांटिटेटिव उनकी जो वर्डिंग, उनकी जो वैल्यूज हैं वो ठीक होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ये सब चीज़ें जो मैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बता रहा हूँ, ये 2018 से पहले का फ्रेमवर्क था। जो 2020 का फ्रेमवर्क आया है, जो 2018 के बाद फ्रेमवर्क आया है, उसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई हैं, कोई ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही है। ठीक है, वो कहता है क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, कि क्वालिटेटिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि हम लोग कहेंगे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है। तो वो उन्हें 2 हिस्सों में बांट देता है। वो कहता है कुछ फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इनहैंसिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं। फंडामेंटल का क्या मतलब है कि वो तो होनी ही चाहिए, और उसके बाद कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अगर होंगी तो वो और बेहतर कर रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक मुसलमान है तो फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो हज करे भाई, वो ज़कात, वो नमाजें पढ़े, वो ज़कात दे, वो जो है वो रोज़े रखे, ये तो फंडामेंटल है, ये तो उसमें होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनहैंसिंग क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो सदका दे, ठीक है, वो लोगों की हेल्प करे, वो कोई मुश्किल में है उसको देख के हंसे ना। ये चीज़ें इनहैंसिंग हैं, जो कि और इनहैंस करेंगी एक एक बंदे को कि हाँ ये अच्छा मुसलमान है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान है। इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ फंडामेंटल है क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स के, वो तो होनी ही चाहिए, और उसके बाद कुछ इनहैंसिंग है। अच्छा, जो होनी ही चाहिए वो क्या है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डाटा आ रहा है उसमें रेलिवेंस हो, वो रेलिवेंट हो, और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक रिप्रेजेंटेशन करनी है, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, सच्चाई से सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, 2 नंबरी नहीं करनी। और इनहैंसिंग में क्या है कि अगर कोई भी जो शेयर होल्डर है, अगर वो कंपेयर करना चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो वो कंपेयर कर सके। तो इसको कैसे अचीव किया जाता है, इसको अचीव किया जाता है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर देखें, कोई सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देख लें, तो आप अगर वो 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो आपको 2019 का डाटा भी मिलेगा साथ ही। 2019 2020 दोनों का डाटा दिया होता है, तो कंपेयर कर सकते हैं आप पिछले साल और इस साल को। वेरीफाइबिलिटी हो, वो वेरीफाई कर सके जो भी डेटा आपने दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो किसी ना किसी तरीके से वेरीफाई हो सके, उसका ट्रैक मिल सके आपको। टाइमलीनेस हो, यानी कि 2020 की अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो ये ना हो आप 2022 में इशू कर रहे हो या 2023 में इशू कर रहे हो, नहीं भाई, 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर होनी चाहिए, या मैक्सिमम एट द स्टार्ट ऑफ 2021 इशू हो जानी चाहिए। और अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, लोग अंडरस्टैंड कर सकते। अच्छा, ये जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है ये हर बंदे के लिए नहीं है कि हर बंदा, हर नॉर्मल जो कॉमन पर्सन उसको अंडरस्टैंड कर सके, नहीं। ये जो जिनके पास अकाउंटिंग का नॉलेज है उनके लिए है कि वो इसको अंडरस्टैंड कर सके।
ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया छोटा सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ IFRS रेगुलेटरी सिस्टम के जो हम लोग बात कर रहे थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं या जो है IFRS आते हैं। ये कैसे आते हैं? एक IFRS फाउंडेशन है जो ऊपर है, उसके अंडर IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड काम करता है। इसका काम क्या है? इसका बेसिकली IASB का काम है कि वो स्टैंडर्ड्स इशू करता है। ठीक है। इसके नीचे दो बड़ी कमेटी हैं, एक है IFRS AC, एक है IFRS IC। इसको पढ़ लेते हैं। नीचे क्या है? IFRS IC क्या है? ये रिव्यू करती है वाइड स्प्रेड अकाउंटिंग इश्यूज, जो भी मार्केट में लोगों को, बिजनेसेस में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अकाउंटिंग इश्यूज चल रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IFRS on the timely basis and provide authoritative guidance on these issues. These meetings are open to public and similar to IASB, they work closely with the national standard setters. तो क्या होता है? हर कंट्री के जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जैसे कि डिफरेंट होते हैं, US में गैप है, चाइना में भी गैप है, तो ये उनसे क्लोजली वर्क कर रहे होते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं कि आपके कंट्री में जो बिजनेस लोग कर रहे हैं या अकाउंटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या मसले आ रहे हैं, तो उनसे मिलके फिर ये वो एड्रेस करते हैं, इंटरप्रिटेशन कमेटी जो है। और AC क्या है? IFRS AC is the formal advisory body to IASB and IFRS Foundation. It is comprised of wide range of members who are affected by IASB work. तो ये एडवाइज करती है, जो IFRS AC है, ये एडवाइज करती है IASB को कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स इशू होने चाहिए। और ऊपर जो है हमारे पास IFRS है। ठीक है। ये तो हमारा हो गया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, सारा जो चीज़ें। आप थोड़ा सा देख लेते हैं जो नॉर्मली बिजनेस डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं। अगेन ये सारी की सारी आपकी रिवीजन है। ठीक है। जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं बिजनेस में, पहला आ गया कोटेशन। कोटेशन को देख के कहीं पे एंट्री नहीं पास होती। ठीक है। कोटेशन क्या है? कोटेशन है कि बिजनेस को कुछ सामान चाहिए, वो अपने सप्लायर को कहता है भाई मुझे ये सामान चाहिए, बताओ कितने का दोगे, तो वो आपको कोट देता है कि मैं इतने का सामान दूंगा। हाँ, वो आपके रिकॉर्ड्स में रहेगा, वो बिजनेस के रिकॉर्ड में रहेगा, वो कोटेशन फॉर्मल होती है, लेकिन इसकी कभी कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है। फिर परचेज ऑर्डर, आपने परचेज ऑर्डर दे दिया। ठीक है। जब परचेज ऑर्डर देते हैं, परचेज ऑर्डर क्या है कि अब कोटेशन आई, लेट्स सपोज कंपनी को चाहिए थे 10 लैपटॉप्स, तो कंपनी ने 10-15 लोगों से, सप्लायर से पूछा हमें 10 लैपटॉप चाहिए इस उसके स्पेसिफिकेशन के, बताओ कितने का दोगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, एक चूज कर लिया कंपनी ने सप्लायर और उसे परचेज ऑर्डर दे दिया कि भाई हमें इतने जो है वो चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। अब वो परचेज ऑर्डर के थ्रू होगा। अगेन अभी तक भी कोई एंट्री नहीं होगी। अच्छा, जो कंपनी ऑर्डर दे रही है उसके लिए वो परचेज ऑर्डर है, जो लैपटॉप की कंपनी है उसके लिए वो सेल्स ऑर्डर है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा? गुड्स डिस्पैच नोट। जब जो सेलर है वो चीजें भेज देगा, तो वो जाहिर बात है खुद तो नहीं लेके आएगा सेलर। लैपटॉप्स आने हैं लेट्स सपोज कराची से, तो कराची से वो क्या करेगा? वो जो भी कंपनी है या जो भी सप्लायर है, जो भी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है, उसे 10 लैपटॉप देगा, साथ में एक गुड्स डिस्पैच नोट दे देगा। ठीक है। GDN दे देगा कि ये जाके, क्यों देगा? लेट्स सपोज गाड़ी वाला है, तो गाड़ी वाले ने जब कराची से वो सप्लायर जो है लैपटॉप वाला लैपटॉप 10 लैपटॉप देगा, तो वो अपनी उसमें जो है अपनी सुपरविजन में देखेगा 10 लैपटॉप्स ठीक है, मैंने लोड करा दिए, साथ में डिस्पैच नोट लिखेगा कि मैंने 10 लैपटॉप्स इस स्पेसिफिकेशन के ये नंबर के साथ लोड करा दिए अच्छी कंडीशन में, तो मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे पास। अब क्या होगा? जब जो परचेजर है, जब वो रिसीव करेगा 10 लैपटॉप, वो देखेगा अच्छा 10 लैपटॉप थे, ये लैपटॉप थे जो उसने भेजे हैं, गुड डिस्पैच नोट पे लिखा हुआ है, और परचेज ऑर्डर हमने परचेज भी यही किया था, वो मैच करेगा, तो वो एक नोट रेज कर देगा जिसे गुड्स रिसीव नोट कहेंगे। वो कहेगा ओके मुझे चीज़ें रिसीव हो गई हैं। ये गुड्स रिसीव नोट जब सेलर के पास जाएगा तो सेलर इनवाइस भेज देगा। जब इनवाइस भेजेगा तब बेसिकली सेल्स की एंट्री होगी। ठीक है। जब इनवाइस भेजेगा तब सेल्स की एंट्री होगी, और जब इनवाइस रिसीव होगी तो परचेज की एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी। ये थोड़ा सा हमारे पास बेसिक चीज़ें थी जो हम लोगों ने पढ़नी थी, वो हम लोगों ने पढ़ ली। अब आप एक काम करोगे, आप में से कोई भी एक काम करोगे कि बल्कि मैं इसको 1 मिनट भाई सब्र करना, मुझे किसी ने भेजी थी शीट जो है, मैं उसी पे अटेंडेंस लगा लेता हूँ।
वेट कीजिएगा, मैं फाइल ढूंढ रहा हूँ। सर जी बोले। सर वो ना सीआर का मैसेज आया है कि वो कह रहे हैं कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो इसलिए मैं ना क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रही। कोई बात नहीं, जो क्लास में एब्सेंट है बेटा वो एब्सेंट है ना। जी वो कह रहे हैं मैं हॉस्पिटल में एक दफ़ा ना सर को इन्फॉर्म कर देना। कोई बात नहीं, उन्हें बता देना कि 80% अटेंडेंस है, तो जी 80% में से आपकी जो 20% छुट्टियां होती है ना, वो ये हॉस्पिटल वगैरह में आने के लिए होती है। ठीक जी है ओके जी। थैंक अब्दुल कादिर, प्रेजेंट। सुंदर सली, प्रेजेंट सर। अच्छा वो आप है ना जिसकी बिस्ती खराब होती बार बार। यस सर। अब अब्दुल्ला, अब्दुल्ला हसनैन, हसैन या हुसनैन। प्रेजेंट सर। आज डेट 30 है। हाँ अच्छा, मोहम्मद जैन एब्सेंट है। जेकब, प्रेजेंट सर। उबैदुल्ला, प्रेजेंट सर। सैफ अली, प्रेजेंट। अदील अहमद, प्रेजेंट सर। सैफुल्ला, प्रेजेंट सर। लाइबा इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। समन खान, प्रेजेंट सर। और जिसकी रह गई वो अटेंडेंस। सर ज़ारा एब्सेंट है आज फिर, और हमजा रसूल भी। हाँ ठीक है, वो दोनों तो एब्सेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 13 हो आप हैं। यस सर। जी सर। और आज 11 ही आए हुए। ठीक है, ये दोनों एब्सेंट। ओके जी, क्लास इज ओवर। आई विल बी सेंडिंग यू पीपल लिंक सून। जो ये अपलोड होता है तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में जो ही क्लास स्टार्ट होगी तो आप लोगों की एक असाइनमेंट ड्यू है, राइट? कौन सी सर? सर असाइनमेंट आपने दी नहीं? अच्छा ठीक है, नहीं दी, कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने ये नोट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, ये याद करने हैं अच्छे तरीके से, और इसका क्विज होगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ओके जितने सर। भी हैं सब? हाँ जी, सारे, मतलब ये जो आज कंप्लीट किए। ठीक है, जो आज स्लाइड मतलब ये कंप्लीट पड़ी है। जी, आज पीडीएफ जो कंप्लीट ठीक, किए। ठीक है सर। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।